हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचर सॉल्यूशन पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके 2019 में फ्रेंड्स पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, आज हम जीके जीएस का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका 50 क्वेश्चन का आता है। तो आज उसके हम 25 फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका पार्ट 1 में फ्रेंड्स रहने वाला है। और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम आपके पार्ट 2 में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे जो कि आपका नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 देने वाले हो तो आप हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बड़ी आराम से मिल जाए और जिससे कि आप वीडियो को देख सको और उन क्वेश्चन को कर सको। बिकॉज क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं फ्रेंड्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको ये क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनमें से ही आपको काफ़ी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और, अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप भी हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम बीएड फर्स्ट ईयर के हम जो भी एग्जाम रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं मॉडल पेपर के, उनको सब डिस्कस करने वाले हैं इस चैनल पर। तो आप भी हमारे चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आपके बीएड फर्स्ट ईयर के सभी एग्जाम के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको माइंड मैप के थ्रू याद कराए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं कोरोमंडल तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट या डी उत्तरी सरकार तट। फ्रेंड्स, आपका टाइमिंग है 10 सेकंड का ओनली, स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड जल्दी से आंसर करिए। फ्रेंड, राइट आंसर है आपका सी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोंकण तट यानी कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को फ्रेंड्स कोंकण तट बोला जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके फ्रेंड्स रिपीट होंगे जरूर यूपी बीएड 2021 में। तो अब आइए थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आप देखते हैं कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट का विस्तार गुजरात से गोवा तक है, जिसके दक्षिण में कैनरा तट एवं मालाबार तट स्थित है। पश्चिमी घाट जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील है। फ्रेंड्स, देखिए थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि ये हमारा इंडिया है और ये फ्रेंड्स गुजरात है। तो गुजरात से लेके गोवा तक जो पश्चिमी घाट का तट होता है फ्रेंड्स, उसको हम कोंकण तट कहते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इस कोंकण तट के मैं दक्षिण में जाता हूँ फ्रेंड्स, तो हम इसको फ्रेंड्स मालाबार तट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अब जैसे कि ये क्वेश्चन है तो आपको इससे रिलेटेड पूरा पढ़ना है ना, कि तट कौन कौन से हैं। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट को क्या क्या बोलते हैं, ये सब आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। रिलेटेड क्वेश्चन भी फ्रेंड्स काफ़ी आ जाते हैं और प्रीवियस ईयर तो आते ही हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है प्रोग्राम कोड, ह्यूमन कोड, सोर्स कोड या सिस्टम कोड। फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी ह्यूमन कोड, यानी कि जो प्रोग्राम ह्यूमन द्वारा पढ़े जा सके उसको फ्रेंड्स ह्यूमन कोड कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं डिटेल। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। जैसे कि कैप्चा। फ्रेंड्स, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगी कि एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जब सबमिट का ऑप्शन होता है तो एक कैप्चा आता है लिखा हुआ। तो हम क्या उसको रीड करते हैं, यानी कि हम इजीली रीड कर पाते हैं। तो जो ह्यूमन इजीली रीड कर पाए उसको फ्रेंड्स ह्यूमन कोड कहा जाता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन है जी के गोखले या बीजी तिलक या सरदार पटेल या राजा राम मोहन राय। फ्रेंड्स, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है जो कि आपका 10 सेकंड है ओनली। फ्रेंड, जल्दी से आंसर करिए। फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी बीजी तिलक, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो केसरी का संपादन किया था, संपादक पत्र का संपादन किया था, वो थे हमारे बीजी तिलक। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए देखते हैं थोड़ी सी डिटेल। समाचार पत्र केसरी का संपादन बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। वह मराठी भाषा के प्रकाशित
होता था। इस पत्र में पंजाब के क्रांतिकारियों के समर्थन में लेख लिखने के कारण तिलक को जेल में डाल दिया गया था। तिलक ने अंग्रेजी भाषा के मराठा पत्र का संपादन भी किया था। फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप अब सबसे बड़ी बात है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे। देखिए केसरी, तो आप केसर का तिलक लगाते हैं ना, तो केसर का क्या लगाते हैं हम, अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि समाचार पत्र केसरी है, जो कि तिलक जिसका लगाया जाता है ना। ऐसे आप इस क्वेश्चन को इजीली ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद या साबरमती। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर है डी, साबरमती। यानी कि महात्मा गांधी ने जो दांडी यात्रा की शुरुआत करी थी वो साबरमती से करी थी। तो चलिए फ्रेंड्स आइए डिटेल जानते हैं। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम गुजरात से 12 मार्च 1930। देखो फ्रेंड्स, अब ये सन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये क्वेश्चन डिट्टो आएगा, क्या पता है थोड़ा घुमा फिरा के आ जाए, ऐसा भी काफ़ी होता है ना। तो आपको बड़ी स्मार्टली पढ़ना है। तो दांडी यात्रा जो करी थी वो साबरमती से 1930 में 78 अनुयायियों के साथ की थी। यह नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। फ्रेंड देखिए, एक क्वेश्चन और मिल गया कि यह जो है नमक सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। इसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा नमक पर लगाए गए कर का विरोध करना था। इसके पश्चात यह यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन में परिवर्तित हो गई। फ्रेंड्स है ना। देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, तो ऐसे ही आपको स्मार्टली पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन से सिख गुरु थे। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है गुरु रामदास, गुरु गुरु तेग बहादुर या गुरु हरगोविंद सिंह या गुरु नानक। फ्रेंड्स आपका टाइम होता है स्टार्ट। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है सी, यानी कि गुरु हरगोविंद। तो गुरु हरगोविंद सिंह ने फ्रेंड्स अकाल तख्त की स्थापना करी थी। फ्रेंड्स है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जानते हैं डिटेल। अकाल तख्त का अकाल तख्त का निर्माण गुरु हरगोविंद ने करा था। वे सिखों के छठे गुरु थे। फ्रेंड्स ये देखिए, एक क्वेश्चन और मिल गया है कि गुरु हरगोविंद जो थे वो सिख के छठे गुरु थे। उन्होंने सिखों के सैनिक संप्रदाय बनाया था। फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जो ब्लू ब्लू कलर के वो सिख होते हैं, यानी कि है ना, तो अकाल तख्त, तो उन्होंने ये जो गुरु हरगोविंद थे उन्होंने इसका निर्माण करा था अकाल तख्त का। फ्रेंड्स इस सिखों से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सिख के 10वें गुरु कौन थे। 10वें गुरु काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सिख के जो 10वें और अंतिम गुरु थे फ्रेंड्स, वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो ऐसे रिलेटेड करके, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है तो उससे ही आप सारा उसका चैप्टर पढ़ लीजिए। जैसे आप सिख का जिक्र हो गया तो आप सिख का लुसेंट में से सारा पढ़ लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी। वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जैसे कि आप ऑप्शन देख सकते हैं, वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन या हेनरी द नेविगेटर। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स का राइट आंसर है वास्को डिगामा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी है, वास्को डिगामा ने करी है। आइए डिटेल जानते हैं। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में की थी। वह एक पुर्तगाली यात्री था जो अपने जहाज बेड़े के साथ भारत के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। कालीकट कहाँ है फ्रेंड्स, साउथ में है ना, ये भी आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी कहाँ खोली गई थी। फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट होता है। आपके ऑप्शन है बम्बई, सूरत, सुल्तानाती या मद्रास। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड राइट आंसर है इसका सूरत, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आइए डिटेल की बात कही जाए। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी सूरत में खोली गई थी। अंग्रेजी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। यह कंपनी जॉन कंपनी के नाम से प्रसिद्ध थी। बंगाल में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री हुगली में खोली थी। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन मिला है इस डिटेल में से कि बंगाल में अंग्रेजों ने जब अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, हुगली में, है ना। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए।
बेगम हजरत महल 1857 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर है ए लखनऊ, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बेगम हजरत महल थी वो लखनऊ से संबंधित, मतलब उनका संबंध लखनऊ से था। तो चलिए फ्रेंड्स आइए डिटेल देखते हैं। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में 1757 ईस्वी में क्रांति का नेतृत्व किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अपना उत्तराधिकारी बनाया। देखिए फ्रेंड्स ये भी आ सकता है कि जो बेगम हजरत महल का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, तो बिरजिस कादिर, ये भी आपको याद रखना है। लखनऊ में विद्रोह 4 जून 1857 को शुरू हुआ था और मार्च 1858 तक कॉलिन कैंपबेल द्वारा यह विद्रोह दबाया गया। फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है कि वहाँ उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो था वो कॉलिन कैंपबेल था, जिसने हजरत महल का जो वो था विद्रोह उसको दबाया था। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है चंपारण, चौरी चौरा, बारडोली या साबरमती। आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड इसका आंसर है ए, यानी कि चंपारण। आइए फ्रेंड्स डिटेल जानते हैं। गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। देखिए फ्रेंड जो पहला सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था। फ्रेंड्स है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह नील किसानों से संबंधित था। यह सत्याग्रह 1917 को हुआ था। नील किसानों की समस्या को देखने के लिए राजकुमार शुक्ला, देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया था। तो ये भी आ सकता है कि किसने बुलाया था, तो वो थे राजकुमार शुक्ला। यहाँ अंग्रेजों द्वारा तीन कठिया प्रथा लागू की गई थी जो नील किसानों के लिए घाटे का सौदा था। फ्रेंड्स है ना, तो अंग्रेजों ने कौन सी प्रथा लगाई थी वहाँ पे? तीन कठिया प्रथा। तो ये भी फ्रेंड्स आ सकता है। काफ़ी क्वेश्चन आपको डिटेल में से देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत गोविंद किसकी कृति है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है जयदेव, कल्हण, कालिदास या राजा राव। आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स का राइट आंसर है ए जयदेव। आइए फ्रेंड्स डिटेल की बात की जाए। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। वे बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन, देखिए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन मिला कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो ये भी आ सकता है कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे, उसमें ऑप्शन आएगा आपके, तो उसमें आपका राइट आंसर जयदेव होगा। उसके दरबारी कवियों में धोई तथा हलायुद्ध भी प्रसिद्ध थे, जिन्होंने क्रमशः पवनदूत व ब्राह्मण सरस नामक पुस्तकें लिखी थी। फ्रेंड्स पुस्तक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी बार पूछ ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है 1627, 1674, 1680 या 1670। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स आंसर है आपका बी 1674। फ्रेंड्स जैसे कि शिवाजी का जिक्र हो गया तो आपको लुसेंट में से शिवाजी का पूरा चैप्टर आपको पढ़ लेना है, जिससे कि आपको काफ़ी ईजी रहे। आइए डिटेल जानते हैं। शिवाजी का राज्य अभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। यह राज्य अभिषेक रायगढ़ में बनारस के पंडित श्री रंगा भट्ट, फ्रेंड्स देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो राज्याभिषेक किया था वो श्री रंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। शिवाजी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से लोहा लिया। देखिए शिवाजी और औरंगजेब की काफ़ी बार युद्ध हुआ है ना, ये भी आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम फ्रेंड्स बात करते हैं। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? फ्रेंड्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपके ऑप्शन हैं और आपका टाइम स्टार्ट होता है। बुध, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। फ्रेंड्स का राइट आंसर है सी शुक्र, है ना। जैसे कि आपको पता है कि शुक्र जो है वो क्या है, पृथ्वी जैसा ही लगता है ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल में अव्यवस्थित शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी का
पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहते हैं। यह सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म भी है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिला है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, वो है शुक्र। और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, वो है शुक्र। और पृथ्वी जैसा दिखने वाला ग्रह वो भी शुक्र है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करी जाए। टुंड्रा क्या है फ्रेंड्स? आपके ऑप्शन है पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीत मरुस्थलीय वन या गर्म मरुस्थल। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड राइट आंसर है इसका सी, यानी कि शीत मरुस्थलीय वन आपके टुंड्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़े, डिटेल देखते हैं। टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। यह ध्रुवों के आसपास विस्तृत है। यहाँ तापमान अत्यंत कम होता है, जिसके कारण वनस्पतियों का अभाव भी पाया जाता है। यहाँ काई लाइकेन वृक्ष पाए जाते हैं फ्रेंड्स, है ना। ध्रुवों पर फ्रेंड्स टुंड्रा टुंड्रा कहाँ है, इधर है थोड़ा, तो वहाँ पर काफ़ी ठंड होती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन, जैसे कि आप देख सकते हैं, समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स का राइट आंसर है क्षोभ मंडल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे डिटेल देखी जाए। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई तथा भूमध्य पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं भी इसी मंडल में होती है। फ्रेंड्स जो सबसे नीचे की लेयर है हमारी, वो क्षोभ मंडल होती है ना फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप अब सौर मंडल की सभी लेयर को फ्रेंड्स ल्यूसेंट में से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपका रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार या बेगेलखंड का पठार। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड राइट आंसर है आपका लद्दाख का पठार। तो चलिए फ्रेंड्स आइए डिटेल देखी जाए। भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण तथा क्लियोनुन पर्वत के उत्तर तक है। इसकी ऊंचाई 10,000 फीट तक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है। देखिए फ्रेंड्स, आपको दो क्वेश्चन मिले कि भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो लद्दाख है, और विश्व का जो सबसे ऊंचा है वो फ्रेंड्स है पामीर। तो अगर विश्व का पूछा जाए तो वो पामीर है, और इंडिया का पूछा जाए तो वो लद्दाख है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड्स, आइए ऑप्शन देखे जाएं। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा या गोदावरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है। राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, गोदावरी। आइए फ्रेंड्स डिटेल देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी कुल लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रिम्ब पर्वत से होता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ, फ्रेंड्स इसकी सहायक नदियाँ आपको फ्रेंड्स पता होनी चाहिए गोदावरी की, वो है प्रवरा, वेनगंगा, प्राणहिता या मंजरा। तो ये आपको इसकी सहायक नदियाँ भी फ्रेंड्स पता होनी चाहिए। काफ़ी बार ट्राइब्यूटरीज भी फ्रेंड्स पूछ ली जाती हैं। और फ्रेंड्स ये तो है कि प्रायद्वीप, अब बात करते हैं कि क्या है प्रायद्वीप। देखिए जैसे कि ये इंडिया है, तो ये सारा और ये पूरा इंडिया ऐसे, तो ये जो है ये सारा पार्ट ये है प्रायद्वीपीय भाग इंडिया का। तो यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स वो है आपकी गोदावरी नदी, है ना। और वैसे इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है आपकी गंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है सी, सिंधु सभ्यता से। आइए फ्रेंड्स डिटेल जानते हैं। मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे अनेक स्थलों से मिले हैं। हड़प्पा से मातृ देवी का चित्र मिला है, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे उर्वरता की देवी माना जाता था। मातृ देवी के साथ साथ
हड़प्पावासी स्वास्तिक, वृक्ष, जल आदि की भी पूजा करते थे। फ्रेंड्स ये सब भी आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया। फ्रेंड्स जैसे कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है, आपके ऑप्शन है बौद्ध द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा या सिख द्वारा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड जैन से रिलेटेड है तो जैनियों द्वारा ही होना चाहिए, है ना, ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर है बी, यानी कि जैनियों द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे डिटेल की हम बात करें। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। ये मंदिर समूहों में है और संगमरमर का बना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, बी कैरेबियाई सागर या उत्तरी सागर, सी लाल सागर या भूमध्य सागर, या डी अटलांटिक महासागर या प्रशांत सागर। आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड राइट आंसर है आपका डी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। तो पनामा नहर जो है वो इन सागर में जाके गिरती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है नहावाशोवा, मुरमुरगांव या तूतीकोरिन या कोच्चि। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है सी, यानी कि तूतीकोरिन। फ्रेंड्स हमको बताना था कि पश्चिम में नहीं होना चाहिए ये बंदरगाह, है ना। जैसे कि आप मैं बता दूं कि ये है आपका इंडिया, तो ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम, तो इस एरिए में ये बंदरगाह नहीं होना चाहिए, यानी कि सीधी सी बात है ये पूरब में आपका होना चाहिए। आइए जानते हैं डिटेल। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। यह पूर्वी तट का बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी तट पर कांडला, नवाशोवा, मुरमुरगांव या कोची तथा मंगलूर बंदरगाह स्थित हैं। फ्रेंड्स है ना, ये सब भी आपको पता है, यानी कि अब आपको क्या करना है, बंदरगाह पढ़ने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है, किस मानसून से वर्षा होती है दिल्ली में सर्दियों के समय, ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, संवहनीय वर्षा या पश्चिमी विक्षोभ। आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड राइट आंसर है डी पश्चिमी विक्षोभ, यानी कि दिल्ली में जो सर्दियों में वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आइए डिटेल जानते हैं। दक्षिण में सर्दियों के समय होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। सर्दियों में यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण भूमध्य सागर से चलने वाली हवाएं इस क्षेत्र की तरफ आ जाती हैं और आर्द्रता ग्रहण कर कर वर्षा करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। ए घरेलू खपत, बी व्यक्तिगत खपत, सी स्वतः खपत या डी देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। सामूहिक उपभोग, फ्रेंड राइट आंसर है ए घरेलू खपत, है ना। आइए फ्रेंड्स डिटेल जानते हैं। सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत से है। इसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य सामूहिक रूप से वस्तुओं का उपभोग करता है, उसकी आय भी सामूहिक होती है ना फ्रेंड्स, यानी कि आपको इकोनॉमी का भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं जीएनपी साधन लागत पर, जीएनपी बाजार कीमत पर, एनएनपी साधन लागत पर या एनएनपी बाजार कीमत पर। आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड राइट आंसर है सी, एनएनपी साधन लागत पर। आइए फ्रेंड जानते हैं डिटेल। राष्ट्रीय आय को एनएनपी साधन लागत पर के रूप में जाना जाता है, अर्थात साधन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट को राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। भारत के राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है।
तो आपको ये बताना है कि भारत की जो रिवेन्यू यानी कि भारत की जो इनकम होती है इंडियन सरकार भारत सरकार की, तो वो किस से होती है, किस सेक्टर से ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन है बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर या कंपनी कर। फ्रेंड्स आपका टाइम स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स आपका आंसर है ए यानी कि बिक्री कर। फ्रेंड्स आइए डिटेल जानते हैं। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत बिक्री कर है। यह राज्यों द्वारा वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। आयकर एवं कंपनी कर केंद्र सरकार लगाती है, जबकि उत्पाद शुल्क राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों लगाते हैं। फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि उत्पाद शुल्क जो है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि हमारा 25 क्वेश्चन है। निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फ्रेंड्स आपके ऑप्शन हैं 2019, 2020, 2021 या 2022। आपका फ्रेंड्स टाइम स्टार्ट होता है। G20 शिखर सम्मेलन बताना है कि इंडिया में कब आयोजित होने वाला है। फ्रेंड्स आपका राइट आंसर है डी यानी कि 2022। तो 2022 में भारत क्या करेगा, G20 शिखर सम्मेलन की फ्रेंड्स मेजबानी करने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थे, आइए डिटेल जान लेते हैं। वर्ष 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, अर्थात G20 का वर्ष 2022 में होने वाला सम्मेलन भारत में होगा। G20 विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। ये देश वैश्विक उत्पाद का 90% हिस्सा उत्पादित करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 25 क्वेश्चंस जो कि आपके 2019 बीएड एंट्रेंस एग्जाम में फ्रेंड्स पूछे गए थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट सेकंड के साथ नेक्स्ट 25 क्वेश्चन फ्रेंड्स करेंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का, ताकि और आप, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होंगे और इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको स्मार्टली पढ़ना है, तैयारी करनी है, जिससे आपकी रैंक अच्छी आ सके और आपको अच्छा कॉलेज फ्रेंड्स मिल सके। और अगर आप, हाँ फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, क्योंकि मैं खुद बीएड फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल पर सारे बीएड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के कराने वाले हैं माइंड मैप के साथ, तो जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी, आसानी होगी, इजीली आप लिख पाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन को और अच्छे नंबर पा पाएंगे, जिससे कि आपकी बीएड में 80% तो आराम से बननी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यानी सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।